हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। सो आज है हमारा डे 3 ऑपरेशन प्रीलिम्स सीरीज़ का। आज हम सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस अफेयर्स को देखेंगे। तो करंट अफेयर्स में चल रहा था एक इंडिया यूएस का 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये एग्रीमेंट हुआ था 2007 में एंड इसने 30 साल के न्यूक्लियर आइसोलेशन को हटा दिया था इंडिया पर से। तो जब 1998 में इंडिया में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ न्यूक्लियर ट्रेड करना बंद कर दिया था। तो इस एग्रीमेंट से जो बैन लगा हुआ था इंडिया पर, वो बैन ख़त्म हो गया था। इस डील के बाद इंडिया को एक्सेस मिला था न्यूक्लियर मार्केट का, फ्यूल सप्लाईज़ का एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिला था। इस एग्रीमेंट में इंडिया की कमिटमेंट्स थी कि इंडिया को अपने सिविल एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को सेपरेट रखना पड़ेगा एंड सिविल फैसिलिटीज़ को प्लेस किया गया था अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज, और वो सेफगार्ड और रेगुलर इंस्पेक्शन कर सकती है कभी भी इंडिया में। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं इसमें। पहला है यूएस एंटिटी लिस्ट। इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया है यूएस टेक्नोलॉजीज़ को रिसीव करने से। दूसरा है पैरा 810। ये यूएस के एटॉमिक एनर्जी एक्ट का पार्ट है। ये पार्ट यूएस की कंपनीज़ को बैन करता है। किस चीज़ से? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने से, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करने से, एंगेज करने से, ऑफ शोर न्यूक्लियर डिज़ाइन वर्क मतलब यूएस से बाहर जाकर न्यूक्लियर डिज़ाइन बनाने से, विदाउट परमिशन लेकर कर सकते हैं बट विदाउट परमिशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज़ थी रिगार्डिंग लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल LMM मार्टलेट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि LMM मार्टलेट क्या है? तो इट इज़ अ ब्रिटिश मेड लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल। इंडिया का अभी एग्रीमेंट हुआ है ब्रिटिश के साथ टू प्रोक्योर दिस मिसाइल। इसकी वेलोसिटी 1.5 मैक है, ऑपरेशनल रेंज 8 किलोमीटर तक की है एंड स्मॉल टारगेट्स जैसे कि एरियल ड्रोन्स एक्सेट्रा को स्ट्राइक डाउन करने के लिए ये बनाया गया है। इसे एयर, लैंड, सरफेस टू सरफेस कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। यूपीएससी यही ट्रिक करेगा, बोलेगा कि ये सिंगल डोमेन पे काम करता है, बट ये तीनों पे कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसका गाइडेंस सिस्टम है लेज़र बीम राइडिंग सिस्टम, जो कि लेज़र से गाइड करता है मिसाइल को एक्यूरेटली टारगेट तक, ताकि कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम एनवायरनमेंट में भी मिसाइल एक्यूरेटली काम करे। इसी से हमारा आज का सेक्टर 2 स्टार्ट होता है अप्लाइड फिज़िक्स का। एंड अब हम थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ेंगे। हमने बात की अभी मैक नंबर की, तो जान लेते हैं ये होता क्या है। तो मैक नंबर एक रेशियो होता है जो बताता है कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज़ कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो इससे हम अब ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैक नंबर 1 से कम है, तो मतलब वो साउंड की स्पीड से कम है। जैसे कि कार्स हो गई, एयरप्लेन्स हो गए, इन्हें हम सबसोनिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ट्रांसोनिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी स्पीड मैक के इक्वली होती है, लाइक 0.8 या 1.2 हो गया, वो भी चलेगा। फिर आते हैं सुपरसोनिक, जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड से तेज़ होती है, लाइक फाइटर जेट्स, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भी सुपरसोनिक में आती है। फिर होती है हाइपरसोनिक, इनका स्पीड मैक 5 से ज़्यादा होता है, ये बहुत फास्ट होती हैं। एग्जाम्पल में ज़िरकॉन याद रख सकते हैं। इसके बारे में आप ज़रूर खुद से पढ़िएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला टॉपिक है हमारा एकॉस्टिक वेव बिहेवियर्स पे। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बात करते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जब साउंड की वेव्स बाउंस बैक करती हैं सरफेस से हिट करके, वो सरफेस सॉलिड लिक्विड दोनों हो सकता है। रिफ्लेक्शन कई तरह का होता है। एक होता है इको में साउंड वेव्स जाती हैं सरफेस से, टकराती हैं एंड वापस लिसनर के पास आ जाती हैं। अच्छा, इको के लिए मिनिमम 17 मीटर का डिफरेंस होना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला है रिवर्बेशन। रिवर्बेशन का मतलब होता है कि साउंड हमें कुछ देर एक्स्ट्रा टाइम तक सुनाई देता है, जबकि सोर्स से साउंड आना बंद हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक इनक्लोज्ड स्पेस में मल्टीपल एंड कंटिन्यूस रिफ्लेक्शंस हो रहे होते हैं। अगला है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स एज दे मूव अराउंड ऑब्स्टेकल्स और पास थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स। जैसे अगर मान लीजिए आपके रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हो, तो साउंड बेंड हो करके बाहर की आवाज़, मान लो अगर कार जा रही है बाहर से, तो वो उसकी आवाज़ अंदर तक आ जाती है। तो वो कैसे आ रही है? क्योंकि डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हो रहा है वहाँ पे। तो ये 3 तरह के साउंड वेव बिहेवियर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला है डॉपलर इफेक्ट एंड उसके डायनामिक्स।
तो सबसे पहले जानते हैं डॉपलर इफ़ेक्ट होता क्या है। जैसे कि आप कहीं खड़े हो, एक सायरन वाला व्हीकल लाइक एम्बुलेंस आ रहा है सामने से, तो वो जैसे जैसे आपके पास आता रहेगा आपको उसके सायरन की आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, एंड जैसे जैसे वो दूर जाएगा आपको उसकी आवाज़ वापस कम सुनाई देगी। तो ये डॉपलर इफ़ेक्ट की वजह से होता है। तो डॉपलर इफ़ेक्ट है चेंज इन फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव का, जब सोर्स ऑफ वेव एंड ऑब्जर्वर रिलेटिवली क्लोज़र होते जाते हैं। तो क्लोज़र आएंगे तो हायर पिच होगी और फार्दर होंगे तो लोअर पिच होगी। तो इसके डायनामिक्स मतलब एप्लीकेशंस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रडार सिस्टम की हेल्प से रडार स्पीड्स गन आ गई तो पुलिस डॉपलर इफ़ेक्ट को यूज़ करती है किसी व्हीकल की स्पीड पता करने के लिए। होता है ना कि गाड़ी तेज़ ना चलाओ, चालान कट जाएगा, तो कैसे आइडेंटिफाई हो रही है आपकी स्पीड? डॉपलर इफ़ेक्ट के थ्रू आइडेंटिफाई हो रही है। अगर अगला है जैसे कि हम अल्ट्रासाउंड में भी डॉपलर इफ़ेक्ट का यूज़ होता है, जैसे कि बॉडी में ब्लड फ्लो की स्पीड एंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। एस्ट्रोनॉमी में भी स्टार्स एंड गैलेक्सी का डायरेक्शनल मूवमेंट एंड वेलोसिटी पता करने में यूज़ होता है। मेट्रोलॉजी में वेदर रडार्स ट्रैक कर पाते हैं स्टॉर्म्स के मूवमेंट या विंड की स्पीड डॉपलर इफ़ेक्ट से ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का सेशन यूज़फुल लगा होगा। जल्दी मिलते हैं डे 4 पे न्यू हायर लिंक टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।